अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, शायद ये नाम आप बहुत सुने होंगे। कई ऐसे युवा नेता जो आज राजनीति के क्षेत्र में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक हैं, और कई ऐसे युवा जिन्होंने एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा, एक नए विचार को लेकर आज भारत के अलग अलग जगहों पे एक नई उन्नति किरण दे रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में सूर्यकांत केलकर जी, नमस्कार, जिनको प्यार से गुरु जी बोलते हैं। गुरु जी का परिचय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और आज भारत अच्छा मंच के राष्ट्रीय संयोजक। जब एक सामाजिक क्षेत्र में, जब हम विद्यार्थी जीवन में जब काम करते हैं, एक विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक क्या भूमिका अदा कर सकता है, शायद ये सीख गुरु जी ने दिया, और आज कई युवा इसी पथ को आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। आज हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। गुरु जी, आपका स्वागत है द पब्लिक न्यूज़ 24 में। गुरु जी, एक चीज है कि आज बोला जाता है कि आरएसएस जो है वो अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी। ये आप हर मीटिंग में, या फिर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, या फिर जो अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता हैं, जनरल जो लोग हैं, आजकल यही बात करते हैं कि आरएसएस जो है, बीजेपी जो है, अंग्रेजों से मिली हुई थी। एक बात तो ये है कि ये बात तो कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और इन्होंने फैलाई है। मुख्यतः ये कम्युनिस्ट और पेपर्स ने खूब फैलाई। कम्युनिस्ट के मैं यूँ मानता हूँ कि भारत में कम्युनिस्ट जो है, इसकी व्याख्या ये है कि कम्युनी यही जिसका इष्ट है, जिसके भगवान ही कमीनापन है, वो भारत में कम्युनिस्ट है। इन्होंने ये दुष्प्रचार सब दूर किया। डॉक्टर हेडगेवार का जीवन कोई भी व्यक्ति पढ़ ले, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में थे। बाद में उनको ये लगा कि क्रांतिकारी गतिविधियों से आम जनता तक पहुंच नहीं होती, क्योंकि ये गुप्त काम है क्रांति का, और इसलिए उन्होंने क्रांतिकारियों से अलग हुए और कांग्रेस ज्वाइन की। मध्य भारत प्रांत के वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। नागपुर अधिवेशन में उनकी बड़ी भूमिका थी। वो डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। जंगल सत्याग्रह में गांधी जी ने जब जंगल सत्याग्रह का आह्वान किया, डॉक्टर हेडगेवार ने उसमें भाग लिया। डॉक्टर हेडगेवार जेल में भी गए। डॉक्टर हेडगेवार को बचाव के लिए भाषण देने को कहा, तो जो भाषण उनका था वो सुनकर वो न्यायाधीश ने कहा, ये भाषण तो और ज्यादा खतरनाक आप दे रहे हो बचाव के नाम पर। वो आपका पहला भाषण तो ये ज्यादा खतरनाक है, उनको सजा हुई। डॉक्टर हेडगेवार ने खिलाफत आंदोलन में जिस तरह से हिंदुओं की हत्याएं हुई, जितनी बड़ी मात्रा में हिंदू को जबरदस्ती केरल में मुसलमान बनाया गया, और उसके बावजूद गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उस सारी घटनाओं की निंदा करने से भी इनकार कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार को लगा कि इससे केवल एक बात तो ये होगी कि हिंदुओं का मनोबल समाप्त होगा और मुसलमान गलत दिशा में प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। इसमें से उन्होंने फिर हिंदू संगठन की आवश्यकता अनुभव की और हिंदू संगठन किया। और स्वाभाविक रूप से जो हिंदू धर्म के मामले में जानता है, हिंदुओं के मामले में जानता है, वो जानता है कि हिंदू किसी अन्य धर्म के प्रति घृणा नहीं फैलाता है। हिंदू सब धर्मों का आदर करने वाला है, क्योंकि हिंदू धर्म मूलतः मानव धर्म है। और इसलिए ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, मुसलमान, इन्होंने संघ के विरुद्ध फैलाया हुआ एक भ्रम था। मैं यूँ मानता हूँ कि वो भ्रम इन 70 वर्षों में काफी कम हुआ है। अच्छा, हाँ, जितना पहले था उस हिसाब से, क्योंकि मैं तो संघ के कार्य में रहा हूँ जी, संघ स्वयंसेवक के रूप में। मैं देखता हूँ कि तुलना में अब, यानी इन 70 वर्षों में संघ का जो सेवा कार्य है वो देखकर लोग चकित है। हमें केवल ये बताया जाता रहा है कि मिशनरीज लोग सेवा करते हैं, यानी ये इतना बड़ा झूठ फैला के रखा है
आरएसएस के अभी कम से कम नहीं तो 2 लाख सेवा कार्य चल रहे होंगे अलग अलग जगह, जिनमें विद्यालय है, जिसमें छात्रावास है, जिसमें अस्पताल है, जिसमें लोगों को संस्कारित करने के काम है। कई सारे काम संघ द्वारा दूर दूर के क्षेत्र में, वनवासियों के बीच, ये एससी वर्ग के बीच, सब जगह संघ के कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगे नजर आएंगे। कहीं भी देश में आपदा हो, संघ स्वयंसेवक उसमें सेवा कार्य में अवश्य नजर आएगा। आज वो स्थिति नहीं रही जो 1947 में गांधी वध का झूठा आरोप संघ पर लगाकर और जितना क्रूरता से दमन संघ स्वयंसेवकों का किया और झूठ सब दूर फैलाया, उस के को देखते हुए आज संघ विरोध का माहौल काफी कम हुआ है। संघ के प्रति लोगों की आदर श्रद्धा बढ़ी है और कई लोग ये मानते हैं, अब तो कई कांग्रेस के लोग भी ये मानते हैं कि नहीं, संघ जैसा संगठन देश के लिए काम करने वाला, समाज के लिए काम करने वाला संगठन और कोई नहीं है। ऐसा कांग्रेस के लोग भी मानते हैं, दुनिया में भी कई संगठन मानते हैं। मैं संघ के कई अधिकारियों से मिलता हूँ और जब हम उनसे पूछते हैं एक बार कि आप अपनी बात को मीडिया में क्यों रखते हैं, तो वो मीडिया से हमेशा दूर रहते हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि इतने सारे सेवा कार्य हैं लेकिन वो मीडिया में नहीं आता है, या फिर लोग जो अधिकारी भी हैं वो सिर्फ एक प्रचार विभाग जो है उसमें कुछ किसी एक आध मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन बाकी किसी कार्य पे कोई अधिकारी शामिल नहीं आता। ये बिल्कुल बराबर है। तो कि संघ में ऐसा कोई, हम बचपन में शाखा में जाके एक गीत गाते थे जी, वो गीत ऐसा था, वृत्त पत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समूहार, छोड़ चलो ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार, कंकड़ पत्थर बनकर हमको राष्ट्र नींव को भरना है, ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज के अमर पुजारी बनना है। संघ ये बात उस समय कहता था। ये बात सही भी है कि आप अगर एक बार प्रसिद्धि के पीछे लगोगे तो प्रसिद्धि के लिए छोटे मोटे हल्के फुल्के कुछ भी हथकंडे अपनाते हो। संघ ने स्वयंसेवकों को जिस तरह बनाना चाहा था उसमें ये छपास की हवस ये मिटाने का प्रयत्न हुआ, जो एक हिसाब से ठीक था, अच्छा भी था। आज के बदलते समय के अनुसार अब संघ ने प्रसिद्धि की भी कुछ व्यवस्था, यानी कम से कम संगठन की प्रसिद्धि, व्यक्तिगत प्रसिद्धि नहीं। आज भी संघ के कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत प्रसिद्धि, उनके नाम के बोर्ड, उनके नाम का ऐसा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल। किंतु संघ कार्य की प्रसिद्धि हो, इस दृष्टि से संघ ने कहीं समाचार पत्र निकाले, कहीं मासिक निकाले, कहीं पर्चे निकालते हैं। संघ अब इस तरफ थोड़ा आज की परिस्थिति को देखते हुए ध्यान देने लगा है। सब मतलब अब संघ में भी समय को लेके भी थोड़ा परिवर्तन आया है। अभी आप एक हिंदू राष्ट्र की बात किए, आज कई ऐसे मुस्लिम जो लोग हैं आज जो जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? वास्तव में देखा जाए तो भारत का विभाजन जो हुआ है ये अत्यंत स्पष्ट रूप से हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ है। जिन्ना ने कहा ही था कि मुसलमानों के आदर्श अलग हैं, हिंदुओं के आदर्श अलग हैं। हिंदू जिनको आदर्श मानते हैं, मुसलमान उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। मुसलमान जिनको आदर्श मानते हैं, उनको हिंदू अपना शत्रु मानते हैं। और ये दो बिल्कुल भिन्न भिन्न है और इसमें मुसलमानों के लिए अलग राज्य चाहिए। वास्तव में इतने वर्षों में मुसलमानों के साथ रहते हुए मुसलमान मूलतः हिंदू से ही मुसलमान बनाए। जाकिर नाइक ने भी कहा है, जाकिर नाइक एक मुसलमान है जो अभी भागा हुआ है, उसके भाषण में उसने कहा है कि कहीं कहीं हम सब लोग पहले हिंदू ही थे, ऐसा उसने एक भाषण में कहा। भारत में ये जो मुस्लिम बने ये सारे अत्याचार वगैरह करने के बावजूद, अत्याचार, प्रलोभन, लालच, इन सब के बाद इस्लाम सैद्धांतिक प्रचार से नहीं बढ़ाए। आप देखेंगे कि इस्लाम का प्रचार, इस्लाम की बढ़त जो है ये कहीं भी तर्क, विवाद, संवाद,
भाषण इनके द्वारा नहीं हुआ है। इस्लाम तलवार के आधार पर ही बढ़ा है। अन्य भी कई बातें हैं, इस्लाम भी अभी बोलना नहीं, किंतु भारत में अपना विषय संघ का था, तो संघ हिंदुत्व को लेकर खड़ा हुआ। यहाँ हिंदुत्व को ही बदनाम करने की चेष्टा चालू हुई। बहुत स्पष्ट रूप से जिन्ना ने कहा, आज भी अपन देखते हैं जी। सैफ अली खान एक नेता है, एक एक्टर है, करीना कपूर उसकी पत्नी है, बेटा हुआ, उसने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा जी। तैमूर भारत का नहीं है, तैमूर तुर्कस्तान से आया, लंगड़ा था। यहां उसने कत्लेआम मचाया है भारत में। कम से कम 1 लाख लोगों की कत्ल की उसने भारत के लोगों की। और कत्ल करने में भारत का मुसलमान भले ही स्वयं को कुछ बड़ा मुसलमान समझता हो, तैमूर लंग ने जो कत्ल किए उसमें भारत का मुसलमान भी मारा गया जो उस समय था। 1 लाख लोगों की कत्ल की। फिर भी मुसलमानों को ऐसा तैमूर का नाम अपने बच्चे के लिए अच्छा लगता है। अपने पूर्व पीढ़ी के लोगों को यहाँ मुसलमान नहीं रखना, इस कारण हिंदू मुस्लिम एका नहीं है। मुसलमानों जैसा जकीर नाइक ने कहा कि कभी हम हिंदू ही थे, ठीक है, बाद में आप मुसलमान बने होंगे, किंतु आपके पूर्वज तो राम कृष्ण भरत शत्रुघ्न बजरंग यही थे ना। आप रुस्तम सोहराब का नाम रख सकते हो। रुस्तम सोहराब दोनों मुसलमान नहीं थे, पारसी थे। सिकंदर ग्रीक था, मुसलमान इनके नाम रख सकते हैं, किंतु मुसलमानों में यह दिखाई नहीं देगा आपको कि मुसलमानों ने चंद्रगुप्त का नाम रखा हो, हर्ष का नाम रखा हो, शिवाजी का नाम रखा हो। कारण क्या है? क्योंकि मुसलमानों को यहां सिखाया ही गलत जा रहा है भारत में, और इस कारण भारत में और मुसलमान अपने को अलग मानता हुआ ही बढ़ा है। उसमें अलगाव का भाव भी मदरसे वगैरह निर्माण करते हैं। इसलिए देश के सबसे अच्छे राष्ट्रपति मैं मानता हूं एपीजे अब्दुल कलाम को। मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, उसके बावजूद मैं हिंदू हूं, पक्का हिंदू हूं, उसके बावजूद मुझे यह लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ये देशभक्त है, बहुत अच्छे व्यक्ति, देश के लिए आदर्श राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई, उनके जनाजे में 700 लोग निकले थे, जिनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी। और यह अपन मुंबई में बैठे हैं जी। यहाँ मुंब्रा में नुसरत जहां जो नरेंद्र मोदी को मारने आतंकवादियों के साथ गई थी अहमदाबाद, और वहां वो मारी गई, उसका जनाजा निकलता है तो 5-1 हजार मुसलमान उसमें इकट्ठा होता है। ये क्या बताता है? मुसलमानों को क्या सिखाया जा रहा है? मुसलमान किसके पीछे चलाया जा रहा है? लोगों ने आंखें खोलकर इसका विचार करना चाहिए। देश का मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आजाद के पीछे नहीं था। देश का मुसलमान 1947 में भी जिन्ना के पीछे गया। मौलाना आजाद 5 बार नमाज पढ़ते थे, तुर्की टोपी लगाते थे, दाढ़ी मूछ रखते थे, पक्के मुसलमान। भारत के मुसलमान को जो मदरसे सिखा रहे हैं, जो मस्जिदें सिखा रही है, वो उसे मौलाना आजाद को अपना आदर्श नहीं बनने देती। वो मुसलमान को जिन्ना के पीछे दौड़ाती है। जिन्ना दाढ़ी मूछ सफा चट रखता था, शराब पीता था, कुरान के लिए अजान होती थी नमाज पढ़ने के लिए, वो बैठ करके सिगार पीता रहता था। लोग जाते थे नमाज पढ़ने, ये नहीं जाता था, सुअर का मांस खाता था। फिर भी देश विरोधी बात करने में जिन्ना अव्वल था, हिंदू विरोधी बात करने के लिए अव्वल था। मुसलमान उसके पीछे गया है, मौलाना आजाद के पीछे नहीं। ये इतिहास है, हमने खुली आंखों से इतिहास
देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आज भी यदि कोई ऐसा मुस्लिम नेता जो विकास, डेवलपमेंट, एजुकेशन के बारे में बात करेगा, वो नेता नहीं बनेगा। उसके पीछे मुसलमान नहीं जाएगा, हिंदू जाएगा भले। हिंदू तो मैंने बताया ही कि हिंदू तो बड़ा उदार है। हिंदू ये धर्म वगैरह का है बहुत, हिंदू ये मानता है सभी धर्म सही है भाई। आपकी श्रद्धा है तो उसी से आपको ईश्वर मिलेगा। इसलिए मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रशंसा करने में मुझे थोड़ी भी ग्लानि नहीं होती है, आनंद होता है उसकी प्रशंसा करने में। आज भारत में कृषि कानून लेके आया गया, बिचौली, आज भारत में कृषि कानून लाया गया। लाल किले पे जिस तरीके से तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था और सोशल मीडिया पे युवाओं का एक गुस्सा आया कि ये अन्नदाता नहीं, ये अन्न उत्पादक है। ये जो भावना अभी जो चल रही, जो किसानों के प्रति जो लोगों में जो पहले श्रद्धा थी, वो कहीं ना कहीं, क्या लगता है आपको कि कृषि कानून ऐसा लगता है कि किसानों पे नाराज होने का कारण नहीं है। जो लोग ये कर रहे हैं आंदोलन, ये भी किसान कम है, अन्य ही बात ज्यादा है। किसी के 4 पेट्रोल पंप है, किसी का अन्य कुछ है, जो दलाली कर रहे हैं उनकी दलाली मारी जानी है। वो कानून क्या है, सरकार ने 3 कानून वापस लेना चाहिए। उन कानूनों पे तो वो बात ही नहीं करते कि इसमें ये करा, बाहर भले ही बोले, सरकार के पास जाकर वो ये बोलने को तैयार नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत करते हो वो ये नहीं कह रहे कि इस कानून में ये गलत बात है, इसे हटाओ, ये नहीं चाहिए, ये इसके जगह इस तरह की बात लिखो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास इन मुद्दों पर बोलने लायक बात ही नहीं है। जो कानून बने हैं उन कानून पर बोलने लायक उनके पास न प्रमाण है न सत्य है। वो तो एक ही जिद पकड़े हुए हैं कि आप तो कानून पहले समाप्त करो, उसके बाद बात करेंगे। बात फिर क्या है कि होनी है, कानून समाप्त करो और फिर बात करेंगे, ये उनका आग्रह है। और आग्रह जिद किसानों की नहीं है, ये उन नेताओं की है जो वास्तव में कुछ किसान नहीं है, जिनके बैलेंस बहुत बड़े बड़े हैं। वहां जो व्यवस्था है उसमें आ रहा है विदेशों से पैसा, और जिन लोगों ने, उन लोगों की मनीषा क्या है, ये तो 26 जनवरी को उन्होंने बताया, जानबूझकर 26 जनवरी तारीख तय की। वो 27 को कर सकते थे परेड, 26 को इन्होंने किया। जानबूझकर देश को दुनिया में बदनाम करने के लिए ये कार्रवाई हुई। जनतंत्र दिवस का अपमान हुआ, लोकतंत्र का तो अपमान चालू ही है। जब लोकतंत्र यानी संसद, विधान, लोकसभा, राज्यसभा ने पारित किया हुआ कानून, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षरित किया हुआ कानून, ये बिना तर्क, बिना बातचीत के आप पहले वापस लो, ये मांग करना ही संसद पर अविश्वास करना है, लोकतंत्र का अपमान करना है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक कमेटी बैठाते हैं, उनके साथ आप मत करो, हम सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानेंगे, उसकी कमेटी से बात नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। राष्ट्रध्वज जहां फहरता है वहां उसे के जगह ये चढ़ करके दूसरा झंडा, ये राष्ट्रध्वज का अपमान है। पुलिस के ऊपर हमले करना, सीधे मारने के लिए ट्रैक्टर चढ़ा देना, ये देश के कानून का अपमान है। ये सब पाप इन्होंने किए। और इससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि देश का विपक्ष जो संसद में बैठता है, वो देख रहा है कि संसद की अवहेलना की गई, संसद का अपमान हुआ है, प्रजातंत्र का अपमान हुआ है, राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ है, उसके बावजूद वो उन लोगों को समर्थन देकर उकसा रहा है कि आप और तेज करो आंदोलन। ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसा भारत रक्षा मंच का मतलब। तो अब मेरा सवाल भारत रक्षा मंच से है। भारत रक्षा मंच का उद्देश्य, और आप 5-6 साल के एक बीच का जो काल रहा आपका, आप छोड़ दिए थे, फिर वापस से आप एक नए उद्देश्य को लेके आए। तो ये भारत रक्षा मंच का मेन उद्देश्य क्या है, और अभी ये संगठन आप फ्यूचर में, भविष्य में इसको कहाँ देखते हैं कि आप क्या करने वाले हैं? ये सही है कि मैं संघ का प्रचारक निकला, बाद में विद्यार्थी परिषद का मैंने काम किया है।
सहकार भर्ती का मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री था जी। 63 साल की उम्र के बाद मैंने तय किया था कि मैं शांत चित्त से कहीं एक जगह बैठ कर आध्यात्मिक विषयों पे विचार करूं, उसमें लगूं। किंतु उसके बजाय जब मुझे ये ध्यान में आया कि ये एक बड़ा प्रश्न घुसपैठ का चालू है, तो इसके ऊपर एक सेमिनार में भारत रक्षा मंच बना और बांग्लादेशी घुसपैठ इस समस्या का हल करने के लिए ये एक मुख्य कार्य लेकर और ये संकट का हल निकालने के लिए एक संगठन बना। संगठन इसीलिए बनाया कि उसके बिना बड़ा काम नहीं हो सकता, और बड़े काम में हमारा तो अंदाज ये था कि इस समस्या का निदान करने के लिए आत्माहुति देनी होगी, प्राण देने होंगे, यानी आमरण अनशन वगैरह करके तब इस समस्या में कुछ बदल आएगा। भगवान की कृपा नई सरकार आ गई जो राष्ट्रवादी विचारों की थी, उन्होंने बहुत मामला सुलझाया। किंतु भारत रक्षा मंच ने साथ में ये भी विचार किया कि क्या कमी है, तो उसमें ये ध्यान में आया कि यहाँ का जो राष्ट्रीय समाज है, मुख्य समाज है, देश की जनसंख्या की रीढ़ है जो, वो है हिंदू समाज। अनेकों वर्ष मुस्लिमों के अत्याचार होने के बावजूद, विध्वंस के बावजूद भी ये हिंदू समाज टिका रहा है भारत में। किंतु अब उसी पे संकट आ रहा है। सीमा की सुरक्षा तो सेना कर लेगी, सीमा के अंदर यह जो भारतीय समाज है, मुख्य हिंदू समाज, उसके अस्तित्व पर संकट आता जा रहा है। उसकी मान्यताओं पर संकट है, उसके त्योहारों पर संकट है, उसके देवी देवताओं पर संकट है, और इसकी चिंता जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। तो भारत रक्षा मंच ने अपना नाम जैसा रखा है भारत है, तो भारत की सीमाओं के अंदर जो भारत है उसकी रक्षा के लिए ये जो मुख्य समाज है, इसका आत्मविश्वास जगाना, इसको मुखर बनाना, इसको प्रतिक्रियाशील बनाना, ये उद्देश्य लेकर भारत रक्षा मंच काम कर रहा है। तो अभी इस संगठन का विस्तार मैं देख रहा था कि असम में सबसे ज्यादा हुआ, अभी आप मुंबई का आपका प्रवास चल रहा है। बराबर। तो ये मुंबई में आप उसको कैसे देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर भी घुसपैठ की संख्या ज्यादा है। बराबर है। मुंबई में हमारा काम, हमारे कार्य का विस्तार क्रमशः हो रहा है। अभी भी जितना विस्तार, मुंबई जितनी बड़ी है उस हिसाब से हमारे संगठन का विस्तार कम है। महाराष्ट्र में भी कुल मिलाकर अभी हमें 10 साल पूरे हुए हैं, किंतु इन 10 वर्षों में हमने देश के सभी राज्यों तक अपनी पहुंच बनाई, अपनी कार्यकारिणियां बनाई। कई राज्यों में हम जिले तक पहुंचे, जिला केंद्रों तक। कुछ राज्यों में जिले से नीचे कुछ तहसील केंद्रों तक पहुंचे। किंतु देश के लगभग सभी राज्यों में भारत रक्षा मंच अब पहुंचा है। छोटे राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, पांडिचेरी, गोवा, ऐसे छोटे राज्यों में भी भारत रक्षा मंच के कार्यकर्ता आज मौजूद है। एक तरफ संगठन का विस्तार, दूसरी तरफ समस्या के ऊपर कार्रवाई, इस सब के बीच जो काम चला है उसमें भारत रक्षा मंच संतुष्ट है उसके कार्य की प्रगति के हिसाब से। हमने विषय को जनता के सामने लाया, सरकार ने उस विषय के महत्व को पहचाना, माना, उसके हल करने के लिए कोशिश की सरकार ने, और लोगों ने भी हमें साथ दिया। जो लोग पहले हमारा मजाक करते थे वो लोग हमारे साथ आने के चलने लगे। और देश में 10 वर्ष के अंदर जितना बड़ा हमारा संगठन बना है, जितना व्यापक, वो देखकर आज लोग आश्चर्यचकित है कि इतना आपका संगठन बन गया। तो भी जितना होना चाहिए उस हिसाब से हम काफी कम है अभी। चलिए, तो हम देखेंगे कि अभी आने वाले समय में भारत रक्षा मंच इस घुसपैठ के मुद्दे को लेके किस हद तक और कहां तक कामयाब हो पाती है, लेकिन बहुत हद तक इन्होंने विषय पर रखा है और आज ऐसे कानून बने भी हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द पब्लिक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर दें।